दो तीन पॉइंट जो मैंने पहले से सोच रखे थे। पहला ये है कि शिक्षा प्रणाली में, स्कूलों में संगीत और क्रीड़ा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये मैंने पाया है अच्छे स्कूलों में, और मैंने खुद भी बहुत से स्कूलों, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है। तो उस संस्था में संगीत और क्रीड़ा जरूर होती है। कोई भी फाइन आर्ट्स हो, केवल संगीत, डांस हो सकता है, खासतौर से शास्त्रीय क्लासिकल डांस, पेंटिंग हो सकती है, और भी कुछ है, स्कल्पचर हो सकता है, नाटक हो सकता है। नाटक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चों में। तो उसका पहले चर्चा शुरू करते हैं। तो संगीत में मैंने ये पाया है, सबसे पहले मैंने ये खोजने की कोशिश की कि जो महान विद्वान, दार्शनिक, लेखक, चिंतक हुए हैं, वो जब, उनके अंदर संगीत के प्रति क्या भावना है। तो मैंने शुरुआत की थी कि पूरे विश्व में, भारत में भी, जितने नोबेल लॉरिएट हुए हैं, विज्ञान में, गणित में, साहित्य में, किसी में भी, उन सब ने, उन सब की रुचि थी संगीत में। और कई उसमें तो संगीत बिल्कुल कॉन्सर्ट लेवल के थे, परफॉर्मेंस भी होता था। और कई लोगों ने वाद्य यंत्र रचे हैं भारत में, नए किस्म के, ताल और सुर दोनों के। जैसे वीणा कई तरह की बन गई है, पहले सरस्वती वीणा, उसके बाद और भी कई कई तरह की वीणा बन गई। कई तरह के वायलिन, और कई तरह के ये पखावज, तबला, और ये सब भी कई नए अन्वेषण हुए। तो उन सब की रुचि थी, और एक तरह से निपुण भी थे संगीत में। आप आइंस्टाइन को ले लीजिए, अन्य बहुत से हैं वैज्ञानिक जिनको नोबेल प्राइज मिला था, भारत में भी सीवी रमन और बहुत से। तो सबके संगीत में रुचि थी। तो मैंने जानने की कोशिश की खुद ही कि इस संगीत में ऐसा क्या है जिससे महान विद्वानों की रुचि बढ़ती है, और बच्चे भी आगे चल के बन सकते हैं वैसे। तो उसमें मैंने ये पाया है कि संगीत एक स्पंदन होता है, वाइब्रेशन। पूरी सृष्टि वाइब्रेशन से चलती है, और उस वाइब्रेशन का आभास जब बच्चों के या किसी के भी मन में आता है, तो प्रकृति से जुड़ते हैं, वो सृष्टि से जुड़ते हैं। ये पहला पॉइंट। दूसरा, कि संगीत केवल स्पंदन को नहीं कहते हैं। एक स्पंदन की अलग अलग धाराएं जब संगठित होती हैं और सुनने में प्रिय लगती हो, वो संगीत है। अगर कोई शोरगुल कर रहा है, वो भी तो स्पंदन है, वो भी आपके कान, ये ड्रम से टकराता है, वो संगीत क्यों नहीं लगता। जब वो, उसकी वाइब्रेशन का एक नंबर आता है, और उसके बाद सा के बाद रे, उसमें कितना दूरी है, और रे भी कोमल होता है, तीव्र होता है, माँ भी होता है। तो ये सभी स्वर जब जुड़ते हैं, संगठित होते हैं, और एक सुनने में अच्छे लगे, इस ये रूप धारण करते हैं, तो वो संगीत बन जाता है। तो यही क्वालिटी जो है वो ब्रेन में आती है, कि ब्रेन में जो अलग अलग विचार, भीड़ है, शोरगुल है, ये सब चल रहा है, वो शांत होकर संगठित होता है, वो केंद्रित होता है, एक लक्ष्य की ओर जाता है। तो ये बहुत बड़ी देन है संगीत की शिक्षा प्रणाली में। और उससे आप देखेंगे कि जितने संगीतज्ञ हैं, चाहे वो वादक हों, चाहे वो गायक हों, चाहे वो नृत्य कला में निपुण हो, उनके अंदर एक शांति और करुणामय आप उनको पाएंगे। आप किसी भी संगीतज्ञ और किसी आर्टिस्ट को किसी अपराध से नहीं जोड़ सकते, किसी के साथ दुर्व्यवहार से नहीं जोड़ सकते। वो सबसे मिलेंगे भी तो उनको देख के लगता है कि जरूर कोई ना कोई इसके अंदर संगीत के गुण हैं। तो ये हुई दूसरी बात। तीसरी बात, कि संगीत की अवस्था जो उसमें डूबता है, वो ध्यान की ओर जाता है। ध्यान मतलब अपने अंतःकरण से जुड़ता है। एक तो वो सृष्टि से जुड़ता है, और स्वयं से भी जुड़ता है।
इसीलिए वो ध्यान की स्थिति में होता है। आप कई गायकों को देखेंगे जब गाते हैं उनकी आंखें पूरी खुली नहीं होती, आधी बंद होती हैं, फिर उनके चेहरे पे जो भाव आते हैं, अपने आप उनका हाथ पैर हिलने लगता है। वो जानबूझ के नहीं करते ऐसे, हाँ 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 हाँ, ऐसे नहीं करते। वो ऐसे करते हैं कि उनकी जो श्वास चलती है वो हाथ से ऐसे हिले कि उस तरह की आवाज पैदा हो। तो ये गति जो है उनके अंदर अपने आप आ जाती है। और सिर्फ संगीत में नहीं, अन्य ललित कलाओं में मैंने देखा है जो बड़े बड़े डांसर डांस ग्रुप्स में एक घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे डांस करते रहेंगे, इतना हिलना डुलना और हाथ पैर चलाना, थकते नहीं है। मैं एक गया था एक बार, ध्यान से मैंने देखा, उनको किसी के चेहरे पे हमने पसीने की बूंद नहीं देखी। तो मैं सोचता रहा पूरे परफॉर्मेंस में, स्टेज के सामने बैठा था, कि इनके अंदर न पसीना है न थकान है, न हांफ रहे हैं, और 1.5 घंटे से लगातार ये कथकली या कथक या भरतनाट्यम डांस कर रहे हैं। तो मैंने उस पे सांस पे ध्यान दिया कि वो किस तरह से सांस लेते हैं। वो सांस उनकी नहीं बदलती है, वो सांस लंबी ऐसे लेते रहेंगे, ये नहीं कि ऐसे ऐसे करने लगे, जब हिले ज्यादा तो सांस जल्दी जल्दी ले हाँफने लगे, ऐसा नहीं पाया मैंने। तो ये गुण मैंने संगीत और ललित कलाओं में, परफॉर्मिंग आर्ट्स, नाटक में भी ऐसा होता है। बच्चे, हमारे स्कूल में बच्चे हर साल एक नाटक करते हैं, हिंदी भाषा के विद्यार्थी और अन्य, उसमें सब जुड़ जाते हैं। करीब एक बार, कई बार तो हुआ है 50-60 बच्चे उसमें भाग ले रहे हैं, उनका कोई रोल नहीं है। कोई वो फूल की डाली ले आ रहा है, वो बेच रहा है, तो एक शब्द उसको बोलना है। कोई जो है इस स्टेज से उधर चला गया, किसी का किसी को मुकुट पहनाने, कोई रोल नहीं है बोलने वाला। आधे घंटे का नाटक है लेकिन 50 स्टूडेंट है उसमें, और उसका स्क्रिप्ट है 20 पेज का, और हर एक स्टूडेंट को 20 पेज याद हो जाता है। वो सब जो बोलेंगे सब वो पहले से जानते हैं, मतलब उनकी याददाश्त बढ़ती है। पूरा स्क्रिप्ट उन्होंने समझ लिया, उसका कहानी समझ ली, हालांकि उनका कोई राजा भूमिका नहीं है। तो नाटक जो है वो भी इसमें शामिल है। और मैंने अच्छे अच्छे स्कूलों में देखा है, उनका जो आर्ट्स डिपार्टमेंट होता है उसमें म्यूजिक की क्लास होती है, डांस की होती है, नाटक होता है, और नाट्य पाठ होता है। तो ये सब होने से एक स्कूल जो है वो साधारण स्कूल से उत्कृष्ट स्कूल बनता है। और दूसरा था क्रीड़ा, खेलकूद। खेलकूद में मैंने ये पाया है कि हर एक अच्छे स्कूलों में खेलकूद होता है। हालांकि मैंने भारत में खुद पाया है कि बहुत से स्कूलों में इतना जगह नहीं होती है, मैदान नहीं होता है कि उसमें फुटबॉल और इस तरह का गेम खेला जा सके। तो कम से कम वॉलीबॉल की जगह बनाई जा सकती है, बास्केटबॉल की जगह बनाई एक बास्केट है, उसमें बच्चे ऐसे बॉल फेंक रहे हैं, उसमें गिर रहा है जाली के अंदर। तो इस तरह के खेल किए जा सकते हैं। कैरम बोर्ड भी एक खेल, वो बैठ के ही किए जा सकते हैं। तो कुछ ना कुछ खेल की सामग्री और उसका इंतजाम स्कूलों में होना चाहिए। उससे जो गुण मैंने पाए हैं बच्चों में, एक तो उनका शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, खेलते कूदते हैं, उनका एक्सरसाइज होता रहता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, व्यायाम व्यायाम करते रहते हैं। दूसरा, उनका मन भी संगठित रूप से सक्रिय होता है। वो कैसे? कि खेल में हमको ये बॉल यहां से वहां पहुंचानी है। अच्छा, अगर टीम स्पोर्ट है तो और भी अच्छा होता है कि अपनी टीम में अगर बॉल यहां पे जाए तो हम क्या करेंगे, किस अपने टीम के खिलाड़ी को हम पास करेंगे, ये सब पहले से वो फटाफट वो चलता रहता है, बिजली की तरह उनका दिमाग चलता रहता है। और फिर स्ट्रेटजी क्या है, अगर हमको ये जीतना है, ये गोल करना है, तो हमको वहां तक पहुंचना है। अच्छा, वहां तक पहुंचने में हमको बाधाएं बहुत से हैं, हमको रोका जाएगा, तो हम बॉल किस तरह से उछालेंगे, हम किस साथी को पास ऑन करेंगे, ये जो स्ट्रैटेजी है बनाने की। और वो भी उनके अंदर एक वो मानसिकता आती है कि अगर हार गए तो क्या हुआ, हार गए तो इसका मतलब नहीं सब वहां बैठ कर रोने लगे, मातम मनाए। हारना भी जानते, जीतने में खुश भी होते हैं, हारने में कहें चलो हमने अच्छा खेला तो। या
अगर कहीं भूल हो गई तो उसको सुधार लिया। तो टीम वर्क में एक टीम के साथ हम किस तरह जुड़ते हैं, किस तरह कोऑपरेट करते हैं, विश्वास करते हैं कि वो बंदा जो है हमारे टीम के खिलाफ नहीं ऐसे कुछ कदम लेगा, तो एक विश्वास जगता है अपने साथियों की तरफ, की ओर से की तरफ। और उनके साथ हमें क्या करना है, हमको क्रेडिट ना मिले, वही आखिरी गोल मारे, लेकिन हम उसकी मदद करेंगे। तो ये निस्वार्थ की भावना आती है उसमें। तो ये तो हुई बातें। इस विषय पर आप लोगों की कोई टिप्पणी हो तो जरूर बताएं, वरना मैं तीसरा बिंदु भी दो शब्द बोल लूं, उसके बाद चर्चा करते हैं। तीसरा है कि, नहीं असल में दूसरा है, आदर्श अध्यापक क्या होता है। एक मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया था, एक स्कूल में गया था मैं, तो पांच सात टीचर थी। तो मैंने ये प्रश्न मन में आया कि अध्यापकों के अनुसार आदर्श अध्यापक के अंदर कौन से गुण होते हैं। और ये इसके बारे में सोचना बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि टीचर्स अपने आप को भी उस रूप में देखें कि हम केवल टीचर नहीं है, हम केवल जॉब नौकरी नहीं कर रहे हैं, हम उसकी रचना कर रहे हैं जो आगे चल के भविष्य की, समाज की और संस्कृति सभ्यता की रचना करेगा। अगर ये भाव उनके मन में आए कि ये नहीं कि बच्चों को हम ये बता दे रहे हैं जो किताब में लिखा है, और कुछ घर में असाइनमेंट होमवर्क दे दिया और आके फिर बच्चा पास हो गया, यहां तक ये कहानी सीमित नहीं है। ये है कि वो बच्चों को पहचानना, क्योंकि सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। कोई सुन के सीखता है, कोई पढ़ के सीखता है, कोई बोल के सीखता है, कोई लिख के सीखता है, कोई कुछ करके सीखता है। तो बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं। उनके चेहरे पे जो भाव आता है वो अध्यापक अध्यापिकाओं को पहचानना चाहिए कि ये बच्चा लग रहा है बोर है, इसका मन कहीं और है, या इसके कुछ तकलीफ है, ये इधर उधर देख रहा है, मन नहीं लग रहा है, चेहरे पे मतलब दुख दर्द की भावना दिख रही है। तो वो पहचानना चाहिए, उसके प्रति सहिष्णुता सहानुभूति होनी चाहिए कि बच्चे को थोड़ा समझा दे, थोड़ा उससे प्यार से धीरे से बात करे, हमेशा जोर से ना बात करे। क्योंकि बच्चे जो है जब टीचर को देखते हैं तो बच्चों के लिए टीचर आदर्श बन जाता है। हम भी स्कूल में सभी स्तर पे गए हैं। कुछ टीचर हैं जो हमें उनका चेहरा, उनका नाम हमें याद आता है जब स्कूल की या पढ़ाई की बात आती है मन में। तो अच्छा, वो टीचर उन्होंने हमें बहुत ये सिखाया, छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन जिस तरह से, जिस तरीके से उन्होंने सिखाया, वो भी याद रह जाता है। तो मैं मानता हूं कि मेरे अध्यापकों ने, कम से कम कुछ अध्यापकों ने मेरी रचना की है, और मैं कुछ कर पा रहा हूं, उनका श्रेय उनको जाता है। तो अध्यापक में एक दो गुण और मैंने पाया है कि उसको अपने विषय के अतिरिक्त भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि मेरा विषय जो मैं पढ़ा रहा हूं या पढ़ा रही हूं, वो अन्य विषयों से किस तरह से जुड़ता है। ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि प्रकृति में विषय अलग अलग नहीं होते कि ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये बारिश है, ये धूप है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी भी पेड़ या पौधे का एक पत्ता सूरज से जुड़ा हुआ है, चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, बारिश से जुड़ा हुआ है, धरती से जुड़ा हुआ है, पानी से जुड़ा हुआ है, और आप जिस तरह से उसको देखते हैं या छूते हैं उससे जुड़ा हुआ है। और वो सूर्य की ऊर्जा शक्ति को बदल के किस तरह वो फोटोसिंथेसिस करता है, एक पत्ता, वो पत्ता हरे रंग का क्यों होता है। तो इस तरह के प्रश्न बच्चे अगर सोचें कि घास हरी क्यों होती है, पेड़, लगभग सभी पेड़ के पौधे के पत्ते हरे क्यों होते हैं, क्योंकि ये पत्ते हरे होंगे तब वो फोटो सिंथेसिस जो होगा, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, वो हरे पत्ते कर सकते हैं निपुणता से। और वो एफिशिएंसी जो होती है करीब करीब 100% होती है। और इंसान जिस तरह से एनर्जी बनाता है या पहुंचाता है,
उसमें 30-40% एफिशिएंसी होती है। तो उस पत्ते से हम क्या सीख सकते हैं? एनर्जी एफिशिएंसी। 100% एफिशिएंट है एक पत्ता। तो हमारा विषय अन्य विषयों से कैसे है? किसी को पूछो कि क्या क्लास है, क्या सब्जेक्ट है, कहता है साइंस। तो साइंस का मतलब अधिकतर लोग समझते हैं केवल फिजिक्स। कहते हैं मैं साइंस होता हूँ, उसके बाद मैं बायोलॉजी पढ़ता हूँ, उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ता हूँ, उसके बाद ये। तो अब ये साइंस, केमिस्ट्री भी साइंस है, बायोलॉजी भी साइंस है, ओशियनोग्राफी भी साइंस है, एस्ट्रोनॉमी भी साइंस है। ये सभी साइंस है। तो ये विषय अगला था कि किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी विषय पर पहली क्लास में क्या होना चाहिए। तो आदर्श शिक्षक जो मैं समझता हूं, वो केवल नौकरी नहीं करता, जॉब नहीं करता। एक वो रचनाकार होता है, सृजन करता है उस मानसिकता का, उस निपुणता का, जो आगे चल के देश और दुनिया की सभ्यता और संस्कृति की रचना करता है। तो ये कुछ बातें थी। और अ, अंत में ये भी है आदर्श टीचर के बारे में कि बहुत विद्वानों ने ये कहा है कि बेस्ट टीचर क्या होता है। तो अंग्रेजी में एक कोटेशन है, बेस्ट टीचर इज बेस्ट स्टूडेंट। इसका मतलब टीचर ये नहीं कि हमने ये डिप्लोमा डिग्री ले लिया, ये किताब पढ़ ली, उसकी मास्टरी हासिल कर ली और उसके बाद और कुछ नहीं है। अगर जैसे मैं खुद ही ये प्रयास करने करता हूं कि कुछ ना कुछ हम ऐसा सीखें, रोज कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, तो जीवन में एक ताजगी आती है। तो अगर टीचर भी ये प्रयास करें कि जिस विषय में वो पढ़ाते हैं, वो विषय के बारे में ही रोज कुछ ना कुछ नए खबरें आती हैं, नए जो पाया गया है टेलीस्कोप में, क्या बोलते हैं, वेब टेलीस्कोप जो है नया वाला, उसमें रोज नई नई एक भारत का ही वैज्ञानिक है, उसने कहा एक यूनिवर्स ऐसा भी है जहां समय उल्टा चलता है, भविष्य से भूतकाल की ओर जाता है, हमारा भूतकाल से भविष्य की ओर जाता है। तो मैं सोचता रहा उस दिन रात को कि ये भविष्य से वर्तमान और भूतकाल अगर टाइम जाए, अगर हमारी धरती पर, हमारे जगत में ऐसा हो, तो क्या होगा? मुझे लगता है लगभग वही होगा जो टाइम अगर इस दिशा में जाए तो। क्यों? जैसे पेड़ जो है वो टूट के मिट्टी में मिल गया, ठीक है, वहां से शुरुआत होता है। मान लो मिट्टी है, मिट्टी में धीरे धीरे वो सड़ी हुई लकड़ियां मिलेंगी, वो आएगा। उसके बाद वो उसकी सारी डालियां सीधी हो जाएंगी, फिर पत्ते जो है आने लगेंगे, फिर पत्ते हरे हो जाएंगे, फिर पेड़ छोटा होता जाएगा, फिर वो बीज बन जाएगा, फिर मिट्टी में मिल जाएगा। तो क्रम वो लगभग वही है। तो अगर मैं उस डायमेंशन में जाऊं जहां समय उल्टा चलता है, मुझे तो पता ही नहीं चलेगा उल्टा चल रहा, मैं तो सीधा तो चल रहा है। अगर मैं इस जगत का ज्ञान लेके वहां जाऊं तो शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी, बाद में लगेगा ये तो वही हो रहा है। तो ये संभावना, अब ये जिस बच्चे ने बड़े होकर वैज्ञानिक बना, उसका नाम कुमार करके है, पूरा नाम नहीं याद आ रहा है अभी, पिछले एक सप्ताह की बात है कि उसने ऐसी दुनिया खोज ली जहां समय उल्टा चलता है। और जो अभी जो नया वर्ष मानते हैं चैत्र का, तो ये कैलेंडर के हिसाब से नहीं है। वो साउथ में नाम है ना, अगाड़ी, अगाड़ी बोलते हैं इसको, नए वर्ष को। मतलब जो मूवमेंट, स्पंदन और समय जब शुरू हुआ आदि काल में, बिल्कुल आदि आदि काल में, वो है आज के दिन, ऐसा कहा जाता है। तो कम से कम आप जो सोच सकते हैं वो यथार्थ ना भी हो, लेकिन सोचने की शक्ति होनी चाहिए, और वो अन्य विषयों से जुड़कर, और उसमें जो कुछ नया हो रहा है, नए आविष्कार सामने आ रहे हैं, उससे अवगत हो, ताकि वो आपका ज्ञान और बुद्धि झलके आप बच्चों को जो पढ़ाएं। तो ये
3 बिंदु थे पहली क्लास में। मैंने भी जो खुद पाया, कई स्कूलों में गया हूँ, छठी सातवीं आठवीं क्लास के अलग अलग बच्चों से मिला हूँ, कि मान लीजिए उस क्लास में गणित पढ़ाया जाएगा, तो पहले दिन ही अगर आप शुरू कर दें कि किस पुस्तक में चैप्टर 1 में क्या लिखा हुआ है, गणित में पहले आप जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब सिखाएंगे, वो सिखाने लगे तो बच्चे, आप बताइए गणित होता क्या है पहले, इस विषय में इस कक्षा में क्या होगा? जोड़ घटाना गुणा भाग तो बाद में होगा, लेकिन गणित का क्या अर्थ है? ये विज्ञान की क्लास है, तो विज्ञान क्या है? विज्ञान में आप शुरू में बताएं कि विज्ञान जो है अध्ययन है बाहरी संसार का, पदार्थ ज्ञान का, चीजें क्या हैं, किस चीज कैसे बनी है, कैसे उनका मूवमेंट होता है, किस तरह से गति आती है। तो बाहर की दुनिया का ज्ञान जो है वो विज्ञान है। उस पे एक्सपेरिमेंट भी किया जा सकता है, उसका पुष्टिकरण भी किया जा सकता है। उसमें फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आती है, बायोलॉजी भी आती है, लेकिन ये क्लास फिजिक्स की होगी, ये आप बता दें। तो अगर ये बात शुरुआत में, या गणित, तो गणित में आप मैंने पूछा किसी क्लास में कि कौन सी क्लास है, गणित है, हमने कहा गणित क्या होता है? तो बच्चे बताने लगे गणित में हम ये सब करते हैं। हमने कहा ये मत, मैं नहीं पूछ रहा हूँ कि गणित में करते क्या है, गणित खुद में होता क्या है। तो इसको अगर शुरू में मैं ही अगर छोटा बच्चा हूँ पहली क्लास में दूसरी क्लास में, तो मुझे ये सब करना ही, उसी में उलझ जाऊंगा, तो बस वो करके उसके बाद पूरे साल के बाद मैं नहीं जान पाऊंगा कि गणित क्या है, मैं क्यों जोड़ रहा हूँ, क्यों घटा रहा हूँ, गुणा भाग क्यों कर रहा हूँ। गणित जो है संख्याओं का अध्ययन होता है, और एक संख्या दूसरी संख्या से कैसे जुड़ती है उसका अध्ययन होता है, और सारी संख्याएं पूरे संसार से कैसे जुड़े हुए हैं वो तीसरा। ये तीन, अच्छा, ये संख्याएं संसार से कैसे जुड़ी हुई हैं भाई, संख्याओं के माध्यम से जानते हैं। गति क्या है, उसका वजन क्या है, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, ऊंचाई क्या है। तो ये था मेरा छोटा सा कमेंट। चलिए, तो मैंने तो लगता है थोड़ा समय ज्यादा ले लिया है, लेकिन फिर भी अब आप लोग कुछ योगदान दें, कुछ समय। नमस्ते सर। प्रिया। प्रिया जी, दर्शन दिया आपने। नमस्ते। हाँ, मैं हमेशा की तरह ज्यादा बोल गया, सॉरी। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छा बोले हैं। आप अच्छा ही बोलते हैं। सर, कहानियों वाली जो बात है वो सभी से आप कहिए कि कहानी वाला जैसे है बच्चों से लिखवा के ग्रुप हाँ में हाँ हाँ, प्रेषित वो, कर। हाँ, हाँ। क्योंकि ये लगभग छः छः सात 5-6 महीने पहले इस पे चर्चा हुई थी कि बच्चों ने जब कहानियां लिखनी शुरू की, तो ऐसा अद्भुत लगा मुझे कि ये जो है, ये सोच और कल्पना का ये संगम है, कि बच्चे ऐसी कहानियां लिख रहे हैं जो हमने कभी पढ़ी नहीं, सुनी नहीं। तो मन में ये विचार आया, बच्चों की लिखी हुई कहानियों का एक संकलन हो जो पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जाए। तो शुरू में 20-30 थी, अब लगभग 40-45 हो गई होंगी, एक एक दो दो पेज की कहानियां। तो उन सब को जोड़कर भी ऐसा लगा कि एक पुस्तक का रूप नहीं हो पाएगा। तो 15-20 कहानियां अगर और आ जाती हैं, उसमें कुछ कहानियां मैं जो बच्चों की क्लास पढ़ाता हूँ अभी, हर रविवार को, उसमें से भी कुछ कहानी आई हैं, और दो चार और आने वाली हैं। तो उन सभी कहानियों को जोड़कर एक पुस्तक अ, तैयार की जाए। और सर्वेश कांत वर्मा ने ऑफर चीपू किया। मैम, आप भी कुछ बोलिए। हाँ, चीपू मैम। हाँ, वो मैं एक एक सेंटेंस बोल दूं बस। सर्वेश कांत वर्मा जी उसका संपादन करेंगे। उन्होंने टाइटल बताया था, दूध का कटोरा। तो उस टाइटल शीर्षक को लेके, तो मेरे ख्याल से अगर 10-15-20 कहानियां और आ जाएं, बच्चों को कहा जाए, बच्चों को सिर्फ कहने की देर है। आप कहें कि ये एक कहानी लिखो ऐसी जो बिल्कुल अद्भुत हो, जो आपने कभी देखी ना हो, लेकिन आप सोच सकते हैं उसके बारे में। तो एक उदाहरण दूं, मेरी नतनी जो है जब 7 साल की थी, तो उसने एक कहानी लिखी थी। उस पर मैंने एक 4 मिनट की शॉर्ट फीचर एनिमेटेड फिल्म बनाई।
और आंसू बने तारे। तो उस पिक्चर को 2-3 इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला, कई फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाई गई है, और यूट्यूब चैनल पर भी हमने प्रज्ञालय ग्रुप में भी भेज दिया था। आप लोगों ने शायद देखा हो, ना देखा हो तो देख लीजिएगा। तो बच्चों की कहानियां से हमें बहुत सीख मिल सकती है पूरे समाज को, और बच्चों को खुद अच्छा लगेगा, उनके हाथ में की पुस्तक आएगी, देखो इसमें मेरी कहानी छपी। एक उपलब्धि का द्योतक है। सर 10 कहानियां चाहिए आपको? हाँ। 10 कहानियां कल मिल जाएंगी आपको, ग्रुप अरे पे डाल दूंगा। वाह, अरे वाह। कल शुभ दिन है, कल नवरात्रि का कौन सा दिन है? तीसरा? चौथा। चौथा, हाँ तो ठीक है। असल में बच्चों के मन में होती है बातें, लेकिन कभी कभी संकोच से या डर से लिखते नहीं है, कहें कि लोग क्या कहेंगे। लोग कहेंगे ठीक है, बहुत अच्छा। कहानी तो लिखी रखी है सर, किसी कारणवश एक्चुअल में मैं पोस्ट नहीं कर पाया। कहानी तो हाँ। लिखी। हाँ। हाँ, वो भेज दीजिए। कल पहला काम ये होगा, विद्यालय पहुंचते ही 8 सवा 8 बजे के लगभग काम ये होगा मेरा। परफेक्ट, परफेक्ट। चलिए प्रिया जी, हाँ, कहानी कहने का तरीका भी, इस पे भी एक बार चर्चा हुई थी। सर सबसे बड़ी बात ये है कि कहानी जो होती है वो अगर बच्चों से हम लिखवाना चाहते हैं या बच्चों से नई कहानियां प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारी जो सुबह की क्लासेस है वो लघु कहानियों से ही स्टार्ट हो, हम्म। या कुछ ऐसी बातों से स्टार्ट हो जो क्वेश्चन है। जैसे कहानियां कभी हम कर दिए, कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन जो जिसका आंसर नहीं है, जिसका हम्म। आंसर बच्चों को खुद खोजना है, खुद ये करना है। हम्म। तो ये सब चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें प्रज्ञालय को और मजबूत बनाती है। तो हाँ। ये प्रयास करना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा चीज करके छोड़ दिया जाए और कल इसका आंसर तुम लोग सोच के ले आओ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और प्रज्ञालय से जुड़ना कोई ऐसा नहीं कि आपका काम बढ़ता है, कोई जी अलग जी, वही बात सब्जेक्ट, है, वो प्रज्ञालय कोई हिस्सा बना। सब्जेक्ट नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने सिखाने का एक नया तरीका है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, प्रज्ञालय के कुछ गुण आप उसमें डाल दें तो आप वो ही सब्जेक्ट बच्चों की बिल्कुल। ज्यादा समझ में आएगा, और बच्चे आपसे जुड़ पाएंगे। आपको भी वो उस तरह से पढ़ाने में अच्छा लगेगा। जैसे कहानियों में आप कहानी सुना के कह रहे कहानी खत्म हो गई, फिर उसमें क्या सीखा। लेकिन कहानी के हर एक वाक्य पर आप रुकें कि इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा, ये ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या कारण था जो कहानी में नहीं है। कहानी में घटनाएं हैं और चरित्र हैं। तो इस व्यक्ति ने, इस बच्चे ने ये बात कही, क्यों कहा, उसके मन में क्या चल रहा था। तो बच्चे उसके मन को पढ़ना सीखेंगे। और फिर पूछे अगर तुम होते उसकी जगह तो क्या करते, तुमको कैसा लगता। तो बच्चे अपनी मानसिकता भी समझते हैं उस तरह से, और घटनाओं का वो एनालिसिस करना सीखते हैं, विश्लेषण करना सीखते हैं कि अच्छा ये एक बात हुई ना, इसके क्या कारण रहे होंगे, मैं तो था नहीं वहां पे, अब अनुमान लगाते हैं। तो इस तरह का अनुमान लगाना, नए नए विकल्प ढूंढना, वो उनको ऐसा श्रेष्ठ बनाता है उनकी मानसिकता, कि जब समाज में बड़े होंगे, कोई समस्या देखेंगे तो सोचना शुरू करेंगे, अच्छा ये समस्या क्यों आई, इसका समाधान कैसे किया जा सकता है, केवल कानून बना के या लोगों को प्रोत्साहित करके, लोगों को अधिक जानकारी पहुंचाकर। तो समस्याओं का समाधान, जिसको वो क्रिटिकल थिंकिंग और किसी तरह जीने के और भी तरीका हो सकता है। इस समस्या का समाधान केवल लड़ झगड़ के नहीं।